दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मीणा सर। फिजिक्स की क्लास में अपन ने पिछली बार लिया था विमाओं के उपयोग। इस बार अपन ले रहे हैं स्टार्टिंग में गति के समीकरण। गति के समीकरण किस तरह से निकालनी है, फिर गति के समीकरणों को कैसे उपयोग में लेते हैं, इसका न्यूमेरिकल जो करते हैं वो कैसे करेंगे। तो अपन सबसे पहले तो ये लेंगे कि गति की समीकरण तीनों निकालेंगे। निकालने के बाद इनका उपयोग में लेना सीखाऊं। तो स्टार्टिंग में लिया अपन ने गति की पहली समीकरण। गति की पहली। अब अपन देखो गति की पहली समीकरण के लिए अपने को जो लैंग्वेज लिखते हैं वो लैंग्वेज भी आपको लिखना सीखना, न कि उसको एकदम से किसी से रट के लिखना होता है ना। गति की समीकरण में देखो फर्स्ट नंबर की समीकरण ऐसे लेंगे, जैसे कोई बिंदु है ए, जहां पर किसी वस्तु का आरंभिक वेग है यू। बेटे देखो गति की समीकरण में यू आरंभिक वेग होता है और वी अंतिम वेग होता है। तो कोई बिंदु लेते हैं ए जहां पर किसी वस्तु का आरंभिक वेग क्या है यू। कुछ समय बाद ये वस्तु बी बिंदु पर आ जाती है जहां इसका वेग हो जाता है वी, और ये बीच के अंदर क्या लगा समय। तो इसकी आप लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? गति की पहली समीकरण के अनुसार हम कोई बिंदु लेते हैं ए जहां पर उसका आरंभिक वेग है यू। कुछ समय बाद वो वस्तु बी बिंदु पर पहुंच जाती है जहां उसका वेग वी हो जाता है। तो यहाँ पहुंचने के बाद अपन ए का मान निकालते हैं। ए का मतलब क्या होता है बेटे? त्वरण। तो ए को लिखते हैं वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि v माइनस यू अपॉन के ये। और इसको हल किया तो अपने पास में हो गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, अर्थात v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अपनी गति की पहली समीकरण प्राप्त हो जाती है। यानी अपन इस तरह से गति की पहली समीकरण लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे गति की दूसरी समीकरण। दूसरी वाली समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन देखो स्टार्टिंग में निकालेंगे वस्तु का औसत वेग, यानी कि औसत वेग का मान ज्ञात करें पहले। औसत वेग, किसी का भी औसत मान निकाल रहे हैं तो उन राशियों का योग करके जितनी राशियां होती है उनके भाग दे देते। तो अपने पास में u प्लस के v अपॉन ये, और v का मान आपके पास में आ रखा था। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। तो ये मान अपन इसमें रख देंगे। तो अपने पास में आ गया u। ऐसा कैसे लेना है? v के स्थान पे लिया अपन ने u प्लस ए टी अपॉन ये टू। u और u ओके कितना हो गया? 2u प्लस ए टी अपॉन टू। और इसको हल किया तो 2u अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू। ये दो से दो कैंसिल हो गया तो अपने पास में हो गया u प्लस ए टी अपॉन टू। ये ध्यान रहे ये औसत वेग आया, अभी तक समीकरण नहीं आई है। औसत वेग, औसत वेग। फिर अपने को देखो ये आता है कि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। यानी कि वेग का मान कितना होता है? विस्थापन अपॉन समय। तो यहां से अपन समय का नहीं, विस्थापन का मान निकालेंगे। तो विस्थापन का मान निकालेंगे तो क्या होगा बेटे? देखो वेग इंटू समय, और विस्थापन को रिप्रेजेंट करते हैं एस के द्वारा। और वेग, वेग के स्थान पर लेंगे अपन औसत वेग। औसत वेग का मान कितना है? u प्लस ए टी अपॉन टू। यू प्लस ए टी अपॉन टू, और इसको किससे इंटू कर दिया? ये टी। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से अपने पास में ये गति की दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब लेंगे अपन तीसरी समीकरण।
गति की तीसरी समीकरण। गति की तीसरी समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन समीकरण एक उपयोग में लेंगे। समीकरण एक का अपन क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। समीकरण एक का वर्ग करने पर समीकरण एक का देखो वर्ग कैसे करेंगे। अपने पास में एक नंबर पे है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर किया वर्ग तो इसका स्क्वायर कर दिया और इधर भी इसका स्क्वायर कर दिया, यू प्लस ए का होल। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू यू ए टी प्लस ए स्क्वायर, ये टी स्क्वायर। ये ध्यान रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के अंदर अपने पास में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ये बी स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर करने के बाद में भी गलती क्या करते हैं आगे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चों को कॉमन लेना भी नहीं आता ढंग से। कॉमन लेना मैं आपको सिखा देता हूँ पहले। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि फिजिक्स की क्लास में सर कॉमन लेना सिखा रहे, लेकिन वो भी ध्यान रखें कि उनको भी कॉमन लेना सीखना है। कॉमन के अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 प्लस 3, इसमें एक के अलावा कितना कॉमन आ रहा है, तो सभी कहेंगे कि कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें से कॉमन आ रहा है। अपन जैसे ये लेते हैं कॉमन 5 प्लस 10, इसमें कितना कॉमन आ रहा है, 5, यानी कि 1 प्लस 2। कैसे लेते हैं कॉमन? अब इस वाले कॉमन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि इस राशि को यदि इनसे वापस इंटू कर दिया जाए तो ये राशि आ जानी चाहिए। तो इसको देखो बेटे, 5 को 1 से किया तो ये 5, और 5 को 2 से किया तो। अब इस तरह से अपन ये इसमें से भी कॉमन ले सकते। जैसे अपन ने कॉमन लिया यहाँ से 2, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचेगा 3/2। अब देखो, इसको इंटू करो, ये आया कि नहीं आया। आवश्यकता पड़ने पर अपन ये भी ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2/3 प्लस 1। और इस तरह से अपने पास में यदि a प्लस बी हो, और यहाँ से यदि अपने को a कॉमन लेना हो, तो यह लिख सकते हैं 1 प्लस बी अपॉन ए। यानी कि इसका अर्थ निकलता है कि जो राशि वहाँ अनुपस्थित होती है उस राशि को अपन नीचे भेज सकते हैं। अब आ गया कॉमन लेना। तो अब देखो, यहाँ पर इसी की आवश्यकता रहेगी अपने को। तो ये हो गया v स्क्वायर यू स्क्वायर। अब यहाँ से अपन ले रहे हैं कॉमन 2a। अब इसमें से लिया कॉमन अपन ने 2a, तो यहाँ पर तो बच गया देखो ut। अब यहाँ पर देखो 2 है ही नहीं है, तो 1/2 यहाँ नीचे आ जाए। एक a यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा a और ये टी स्क्वायर। और इसके वापस उत्तर की जांच कैसे करोगे, ये कॉमन लिया हुआ सही गलत। तो इस राशि को इससे इंटू कर लो वापिस। ये देखो 2u/2 इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर टी स्क्वायर ये आ गया। इस तरह से अपन ने इसको ये ले लिया। और फिर अगली स्टेप के अंदर अपने पास में हो गया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2a, और ये जो होता है पूरा मान किसका था बेटे, s का मान आया था अभी समीकरण नंबर 2। इस तरह से अपनी तीसरी समीकरण प्राप्त हो गई, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो थी अपनी गति की तीनों समीकरणें। अब ले रहे हैं अपन गति की समीकरणों के उपयोग। उपयोग के अंदर किस तरह से न्यूमेरिकल बनेंगे, कैसे लेंगे, समीकरण किस तरह से ली जाती है। जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कौन सा नियम लगता है, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो कौन सा नियम लगता है। तो इनको करने के लिए मैं आपको न्यूमेरिकलों का सिस्टम सिखा रहा हूँ पूरा। अब देखो, नियम नंबर 1 है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, ध्यान से सुनना, जब किसी वस्तु को अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अगर उसको अधिक वेग देंगे तो अधिक ऊंचाई पे जाएगी, कम वेग देंगे तो कम ऊंचाई पर जाएगी। लेकिन एक बात फिक्स क्या हो जाएगी बेटे,
उसका अंतिम वेग 0 होगा। तो 1 नंबर पे लिख रहे हैं अपन, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो, यानी जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो ये नियम वापस बता रहा हूँ। जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अधिक वेग देंगे तो अधिक ऊंचाई पे जाएगी, कम वेग देंगे तो कम ऊंचाई पर जाएगी। लेकिन एक बात फिक्स हो जाएगी उसकी कि उसका अंतिम वेग क्या होगा, 0। इसीलिए अपन लेते हैं v बराबर g। दूसरा पॉइंट, वस्तु को ऊपर फेंका, वस्तु का वेग ऊपर की तरफ है लेकिन पृथ्वी का आकर्षण बल उल्टा नीचे खींचेगा उसको, इसीलिए अपन लेते हैं a बराबर माइनस। तो ध्यान रखना आपको, जब किसी न्यूमेरिकल में ऊपर शब्द आ जाए तो आपको ये चीज़ें न्यूमेरिकल में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये खुद को ही लिखना होता है। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कैसे समीकरण काम में लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, मैं पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको समझा देता हूँ। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर पहुंचने में लगा समय ज्ञात करो। और फिर इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं कि ऊंचाई भी ज्ञात करो। क्वेश्चन को लिख लो, किसी वस्तु को 50 मीटर किसी वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर पहुंचने में कितना समय लगता है और ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसको देखो हल कैसे करना है, कैसे समीकरण काम में लेना है। हल करना, जैसे अपन कोई भी न्यूमेरिकल को किसी किताब में देखते हैं हल करते हैं तो अपना ध्यान किस में रहता है, सिर्फ उसको हल करने में देखते हैं। बुक्स वाला क्या लिखता है, सीधा गति की दूसरी समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण से, गति की पहली समीकरण से, और अपना ध्यान उसको हल को देखने में रहता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उसको हल करने में देख रहा है, हल करना समीकरण है तो 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को आता है। अपना काम ये है बेटे कि सबसे पहले तो ये ऐसा क्यों आया, गति की समीकरण को पहली समीकरण लिखा तो पहली को ही काम में क्यों लिया, दूसरी को लिया तो दूसरी को क्यों लिया, पहली और तीसरी को क्यों नहीं लिया। तो आज आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा सिस्टम से, ध्यान से देखो। 1 नंबर, आपको सबसे पहले यूं करना है, ऐसे लिखना हर बार। और यहाँ पर आपको जब किसी वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर ऊपर आ गया, जैसे ही ऊपर आ जाए आप यहाँ पर देखो v बराबर 0 लेना है और a इक्वल टू माइनस जी लेना है। देखो ये चीज़ें न्यूमेरिकल में लिखी हुई नहीं रहती है, ये चीज़ें अपन ने खुद ने लिखी है। फिर स्टार्टिंग से करो क्वेश्चन को सही। किसी वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग, इसका मतलब ये आरंभिक वेग है आपके पास में 50 मीटर पर सेकंड। फिर देखो अपने को आवश्यकता किसकी बेटे, लास्ट में टी की आवश्यकता है अपने को। अब ये चीज़ें सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को देख के समझ के ये लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे नहीं, सीधा हल करोगे नहीं आएगा। न्यूमेरिकल को हल करने का एक सिस्टम होता है, जब तक वो सिस्टम नहीं अपनाओगे कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व सिस्टम से नहीं कर पाओगे। मैं आपको फिर आप कितने भी न्यूमेरिकल करना बोले, जो चीज़ें मैं सिखाने के बाद में, तो ये चीज़ें लिख दी। अब इम्पोर्टेंट ये हो गया कि समीकरण कैसे काम में लेते हैं। अब मैं समीकरणों को काम में लेना भी आपको सिखा देता हूँ कैसे लेना है। देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरे नंबर पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अपनी गति की समीकरण है तीन। अब तीनों में से कोई एक लेनी है, कैसे लेंगे। अब देखो इधर अपने को ये चीज़ें लिखने के
बाद में यहाँ पर ये चीज़ें जो होती है ये कहलाती है गिवन कंडीशन। कौन सी चीज़ें कहलाती है बेटे? गिवन। गिवन का मतलब होता है कि जो चीज़ें अपने पास है। ये चीज़ कहलाती है रिक्वायरमेंट कंडीशन। रिक्वायरमेंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? जिसकी हमें आवश्यकता है। और गति की वो समीकरण काम में लेते हैं जिसमें गिवन कंडीशन भी आती हो और रिक्वायरमेंट भी कंडीशन आती हो। अब देखो ये चीज़ें किस में आ रही है? ये चीज़ें समीकरण नंबर 1 में आ रही है। 1 में ये। अब आप कहोगे सर कि दूसरी क्यों नहीं काम में ले सकते? दूसरी में देखो बेटा एस आ रहा है। एस अपने पास में है भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं है। फिर कहोगे कि तीसरी को क्यों नहीं लोगे? तीसरी में भी वही प्रॉब्लम है एस की। अब अच्छी तरह से आ गया समझ में? मतलब कि जो नियम मैंने बता रखे हैं उस नियम को फॉलो करने के बाद में आप कोई सा भी न्यूमेरिकल करना, कैसा भी करना, किसी न्यूमेरिकल में नहीं अटकोगे आप। तो ये आपने लिया समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर अपन ने देखो ये लिया एक इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस 80। v का मान क्या है? 0। u का मान कितना है? 50। ए के स्थान पर क्या लेंगे? माइनस के जी टी। और इसको इधर लेके आए तो जी टी इक्वल टू कितना हो गया? 50। और यहाँ से अपन टी का मान, तो ये टी इक्वल टू कितना हो गया? 50/जी। और जी का मान जो लेते हैं बेटे देखो, जी के बार में कंडीशन अलग अलग होती है। जी का मान जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जी का मान कितने लेते हैं? ये लेते हैं। और जब इसका स्टैंडर्ड मान पूछा जाए तो स्टैंडर्ड मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई कंपटीशन में पूछा जाता है तो इसका स्टैंडर्ड मान ये भी नहीं होता है। तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसका विस्तार से तो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में और बताऊंगा। अभी अपने पास में जी का मान कितना लेते हैं अपन? ये 10। इससे ये कटा तो अपने पास में टी का मान कितना हो गया? यहाँ पर आ गया 5। अब आपको थोड़ा सा मैं जी के बारे में समझा देता हूँ। देखो जी के बारे के अंदर जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसका मान अपन कितना लेते हैं? ये लेते हैं। दूसरों से किसी से पूछा जाए तो जी का मान स्टैंडर्ड बताओ तो वो कितना बताएंगे? 9.8। जबकि इसका स्टैंडर्ड मान ये भी नहीं होता है। अब इसका कैसे क्या होता है देखो, अपन लेते हैं जैसे पृथ्वी का आकार ये लिया, तो ये अपने पास में बेटे भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है। और भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है ये होता है 9.78। और यहाँ पर ये क्या होते हैं? ध्रुव। और यहाँ पर जो जी का मान होता है बेटे ये कितना होता है? 9.83। और जिसको अपन स्टैंडर्ड बोलते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होता बल्कि दोनों का औसत होता है, ये 9.8। इसीलिए अगर किसी कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होता है तो एक नंबर पर ये ही लिखा रहता है 9.8। जबकि इस पर इसका मान कितना होता है? ये होता है। यहाँ पर इतना होता है। फिर आपको उस चैप्टर में बताऊंगा जब यहाँ से भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो जी के मान में धीरे धीरे वृद्धि होती है, और जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो जी के मान में धीरे धीरे कमी होती है। तो अभी तो अपने को जी का मान जो अपन न्यूमेरिकल के हिसाब से लिया वो अपन ने कितना ले लिया? ये ले। तो अपने पास के अंदर उसको हल किया, तो अभी अपन ने हल किया न्यूमेरिकल को तो अपने पास में टी का मान था, टी का मान कितना आया? 5। और यू का मान था अपने पास में 50 मीटर ये पर सेकंड। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ऊंचाई। ऊंचाई का मान निकालने के लिए अब आपको देखो फिर इसी वाले सिस्टम में आ जाना वापिस ऊपर की तरफ, यानी कि v इक्वल टू क्या हो गया? 0। a इक्वल टू आपको कितना लेना है? -g। और u का मान आपके पास में
50 मीटर पर सेकेंड। और टी का मान आपके पास में कितना आ गया, ये 5 सेकेंड। अब आपको किसका मान चाहिए, एस का मान चाहिए। अब एस का मान निकालने के लिए देखो ये वाली चीज़ें उसी नियम के अनुसार चलना है। इसमें आ गया बेटे गिवन कंडीशन, और ये वाली चीज़ किस में आ गई, रिक्वायरमेंट कंडीशन। अब गिवन कंडीशन और रिक्वायरमेंट कंडीशन में कौन सी समीकरण लेंगे। अब ये चीज़ें देखो अपने दूसरी समीकरण में भी आता है और तीसरी समीकरण में भी आता है, तो अपन इसको दूसरी समीकरण से भी निकाल सकते हैं और तीसरी समीकरण से भी इसका मान निकाल सकते हैं। अब देखो मैं आपको दोनों समीकरणों से लेके बता देता हूँ। एस इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यू का मान कितना 50, ई का मान कितना आया 5, ए के स्थान पर क्या लोगे -जी, और जी का मान लेना ये 10/2, और टी का मान है 5 तो स्क्वायर। इसको हल किया तो कितना हो गया 250, और इसको हल किया तो 125, यानी अपने पास में एस का मान कितना हो गया 125 मीटर। यानी अपन ने दूसरी समीकरण से एस का मान ये ज्ञात कर लिया। अब अपन कौन सी समीकरण से भी निकाल सकते हैं, तीसरी समीकरण, क्योंकि देखो ये चीजें गिवन रिक्वायरमेंट दूसरी में भी आते हैं और तीसरी में भी आते हैं। तो अपन देखो इसको दूसरी समीकरण से कैसे निकालेंगे। तो अपने पास में देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर लिया अपन ने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। अब देखो v का मान क्या है 0, तो यहाँ तो लेना 0, और ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2gs। इसको इधर लेके आए 2gs इक्वल टू क्या हो गया यू स्क्वायर। तो s का मान निकालेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, और u का मान था अपने पास में 50, तो यहाँ पे 50 इंटू 50/, ये 2 इंटू जी, और इसको हल किया 25, तो ये हल करने पर देखो 125 मीटर आ गया। इस तरह से अपन समीकरण 2 भी काम में ले सकते हैं और समीकरण 3 भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से अपन मतलब कि किसी भी न्यूमेरिकल को हल करें तो ये गिवन और रिक्वायरमेंट कंडीशन को काम में करते हुए लेंगे। आज अपन ने सिर्फ एक न्यूमेरिकल किया, जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है इस वेग से, तो ऊपर पहुंचने में समय और ऊंचाई ज्ञात करो। फिर इसका दूसरा न्यूमेरिकल क्या बन जाएगा, किसी वस्तु को इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर पहुंचने में जैसे 10 सेकंड लगता है, 20 सेकंड लगता है, तो बताओ इस वेग से फेंका गया था, ऊंचाई का मान। तो ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे। फिर इसके बाद में लेंगे जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाए तो आज अपन यही न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके बाद में आगे लेंगे। जय हिंद, जय भारत।